डॉक्टर विनोद की पोस्टमार्टम और क्राइम सीन की मुकम्मल रिपोर्ट बड़ी सरत से मुकम्मल कर ली गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो सिर्फ मौत की वजह का तयन था, जो जाहिर है नुकीली लकड़ियों के टुकड़ों के सबब हुई थी। इन टुकड़ियों ने डॉक्टर के अंदरूनी अज़ा को बुरी तरह से घायल किया था। क्राइम सीन की रिपोर्ट में आसा मवाद मौजूद था। बड़ी महारत से सरजद बेलों और ताज़ा तोड़ी गई मजबूत चाहों की मदद से 6 फुट के लगभग ऊंचा और 8 फुट चौड़ा एक टुकड़ा तैयार किया गया था, जिसमें दर्जनों लकड़ी के नुकीले टुकड़े नेज़े के मानी जोड़े गए थे। इस मकसद के लिए भी दरख्तों की मजबूत चाहें इस्तेमाल की गई थी। तेज़ धार आले से छीले गए टुकड़े भी जय वकूआ पर पाए गए थे। इस कातिल टुकड़े को जॉगिंग ट्रैक के साथ एक दरख्त के बराबर बड़ी महारत से नस्ब किया गया था। इस टुकड़े के साथ स्प्रिंगों का इस्तेमाल करके मैकेनिज्म तैयार किया गया था। जैसे ही डॉक्टर विनोद इस कातिल टुकड़े की जद में आया, कातिल ने लंबी बेल के टुकड़े की मदद से इस मैकेनिज्म को हरकत दी। स्प्रिंगों ने बेपनाह तनाव को आज़ाद किया तो वो कातिल टुकड़ा बर्क रफ्तार दाखिली दरवाजे की माने जैसे खुला और पल भर से कम वक्त में नेज़े की ऊनी जैसे लकड़ी के टुकड़े 6 इंच से भी ज़्यादा डॉक्टर विनोद के जिस्म में उतर गए। वो बड़ी अजियतनाक मौत का शिकार हुआ था। बेल का टुकड़ा गवाही दे रहा था कि कातिल आखिरी लम्हे तक डॉक्टर विनोद के करीब था। इंस्पेक्टर राज का दिमाग पेशावराना महारत से सोच रहा था। कातिल ने जिस इत्मीनान से वो कातिल टुकड़ा तैयार करके इस्तेमाल किया था, इससे साफ जाहिर होता था कि जिमखाना और खास तौर पर जॉगिंग ट्रैक वाले हिस्से में इसकी आज़ादाना नकलो हरकत थी। शदीद सर्दी और बारिश का इसने फ़ायदा उठाया था और इस हिस्से की तरफ कोई आया ही नहीं था। वो अपने मनसूबे की तकमील में जुटा रहा था। इस मौका पर एक ताकतवर ख्याल असर उठाया। कातिल डॉक्टर विनोद के मामूलात से भरपूर आगाही रखता था। इसे यकीन था कि मौसम की सख्ती डॉक्टर विनोद को रोक नहीं पाएगी। इंस्पेक्टर राज ने फौरन ये पॉइंट नोट कर लिया। इससे पहले इसने चंद पॉइंट्स नोट कर रखे थे। क्राइम सीन की रिपोर्ट पढ़ते हुए इंस्पेक्टर राज के चेहरे पर दबा दबा जोश नजर आया। जय वकूआ पर कई जगहों से क्राइम सीन वालों ने फिंगरप्रिंट्स उठाए थे। खास तौर पर एक नीम तराशीदा लकड़ी के टुकड़े पे ये निशान बेहद वाज़ेह हो गए थे। इस टुकड़े को नेज़े की शक्ल देते हुए अधूरा ही छोड़ दिया गया था। गालिबन टेढ़ा और कमज़ोर होने की वजह से इसे मुस्तरद कर दिया गया था। इंस्पेक्टर राज का दिल धड़क उठा। इसे यकीन था कि ये उंगलियों के निशानात कातिल के ही हैं। इंस्पेक्टर राज तेज़ी से हरकत में आया। नेशनल डेटाबेस से मदद ली गई। फ़ौरन ही उंगलियों के निशान की शनाख्त हो गई। मुबैना कातिल का नाम गुरुनाथ था। इसकी शनाख्ती तस्वीर के साथ दीगर क्वाइफ भी थे। इंस्पेक्टर राज ने तस्वीर पर नजर डाली। वो इस्तकबानी चेहरे वाला एक उधेड़ उम्र शख्स था, जिसके चेहरे से कीना और सख्त गिरी नुमाया थी। गुरुनाथ के क्वाइफ पर नजर डालते इंस्पेक्टर राज उछल पड़ा। इसके पेशे के खाने में माली लिखा हुआ था। इसे जानते हो, तीनों मुलाजमीन झुक गए। अगले ही पल तीनों के चेहरों पर सनाशाई के तासुर उभरे। एक खुरदरे और मजबूत हाथों वाले बूढ़े ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, सरकार, ये गुरुनाथ है, मेरे साथ ही काम करता है। इससे ज्यादा सुनने का इंस्पेक्टर राज के पास वक्त नहीं था। वो स्टैंड पर टिकी हुई अपनी टोपी उतार कर कमरे से बाहर भागा। तीनों मुलाजमीन हक्का बक्का से देखते रह गए। 2 गाड़ियों पर पुलिस पार्टी तेज रफ्तारी से जिमखाने की तरफ उड़ी जा रही थी। गाड़ियों से ज्यादा तेज रफ्तारी से इंस्पेक्टर राज का दिमाग रवाना था। डॉक्टर विनोद के मिजाज के बारे में तो वो नहीं जानता था, मगर एक खाका सा दिमाग में जगह बना रहा था। डॉक्टर विनोद ने जिमखाने की आमदोरफ्त के दौरान गालिबन गुरुनाथ की किसी गलती या कोताही पर इसे इतना बुरा भला कहा और फटकारा था कि वो सीने में डॉक्टर विनोद के लिए इतना कीना और आग जमा कर बैठा कि भयानक तरीके से इसकी जान लेने पर तुल गया। इसके अलावा एक जिमखाने के मामूली मुलाजम और डॉक्टर विनोद के जैसी कदावर शख्सियत के दरमियान वजह अनाद क्या हो सकती थी? कत्ल के केस में सबसे अहम वजह कत्ल होनी चाहिए, और इंस्पेक्टर राज के ख्याल में वजह कत्ल सामने आ गई थी। गाड़ियां जिमखाना पहुंच चुकी थी। गुरुनाथ के हाथ आते ही हर सवाल का जवाब मिलने वाला था। थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि कबूतर जाल में फंसने से पहले ही उड़ चुका है। गुरुनाथ नजर से गायब हो चुका था। थोड़ी देर की तफ्तीश से ये बात तकरीबन यकीनी हो गई कि डॉक्टर विनोद का कातिल गुरुनाथ ही है। इसकी ड्यूटी जॉगिंग ट्रैक के अतराफ ही थी। डॉक्टर विनोद के कत्ल के वक्त वो ड्यूटी पर था। डॉक्टर विनोद के कत्ल की खबर फैलने से कुछ देर पहले इसने ड्यूटी ऑफ की थी और वो अपने क्वार्टर की तरफ वापस चला गया था। गुरुनाथ छड़ा छांट था और जिमखाना के मुलाजमीन के मखसूस क्वार्टर में ही रिहाइश पजीर था। पुलिस पार्टी ने क्वार्टर पर छापा मारा तो वो भी बाएं बाएं कर रहा था। अगले चंद मिनट में राजधानी की सारी पुलिस फोर्स को गुरुनाथ की गिरफ्तारी का टास्क मिल गया। अपने तज्जिये की रोशनी में इंस्पेक्टर राज ने जो वजह कत्ल दरियाफ्त की थी, इससे मजीद तकवीत मिल गई। कोई 1 माह पहले ट्रैक पर कुछ खुश्क टहनियां गिर गई थी, जिन पर बेहयाली में डॉक्टर विनोद का पांव आ गया। जागज का नरम सोल इन्हें रोक नहीं पाया और एक टहनी सोल को फाड़ते हुए डॉक्टर के पांव को मामूली जख्मी कर गई। शोमी किस्मत गुरुनाथ करीब ही पौधों की तराश शराश में मसरूफ था। डॉक्टर किसी आतिश शाह की मानित फटा और इस कोताही का जिम्मेदार गुरुनाथ को जानकर इस पर चढ़ दौड़ा। गुरुनाथ को बुरा कहने के साथ साथ डॉक्टर ने इसे थप्पड़ भी मारा। बिलाशुबा डॉक्टर का रद्द-ए-अमल कुछ ज्यादा ही शदीद था।
देखने वालों ने बताया था कि गुरुनाथ हाथ बांधे बांधे खामोश खड़ा था। डॉक्टर इसे नौकरी से भी निकलवाने के दर पे था, मगर यहाँ जिमखाना की इंतजामिया आड़े आ गई। वो अपने तजर्बाकार माली से किसी भी सूरत हाथ धोना नहीं चाहते थे और ट्रैक की सफाई वगैरह की जिम्मेदारी भी गुरुनाथ की नहीं थी। जिसकी जिम्मेदारी थी इसे और एक असिस्टेंट मैनेजर को नौकरी से हाथ धोना पड़े। गुरुनाथ के 2-4 करीबी जान पहचान वाले मुलाजमीन से सवाल जवाब के बाद इंस्पेक्टर ने गुरुनाथ का शख्सी हाका बना लिया। गुरुनाथ खामोश तबा और अपने काम से काम रखने वाला बंदा था। इसे शायरी में दिलचस्पी थी और वो खुद भी शेर कहता था। शायद कोई इश्क की चोट थी जो उसने शादी नहीं की थी। ड्यूटी से ऑफ होकर इसका वक्त अपने क्वार्टर और फिर शाम को चंद घंटे अपने हम मिजाज लोगों में गुजरता था। शाम को लाला जी के चाय खाने पर लिखारियों और शायरों की बैठक होती थी। गुरुनाथ भी वहीं चला जाता। इंस्पेक्टर राज को अंदाजा था कि डॉक्टर की ज्यादती ने इसे हसास तबे शायर को ज्वालामुखी बना दिया था। अंदर ही अंदर पकने वाला लावा बड़ी मनसूबाबंदी से डॉक्टर विनोद की जान ले गया। मामूली शाह का जख्म बर्दाश्त न कर पाने वाले कई शाहों में पिरो कर आतिशी शाह की मानिंद फट नहीं सका था। गुरुनाथ गधे के सर से सिंगू की मानिंद गायब था। इसके मोबाइल फोन नंबर का डाटा हासिल हो चुका था। इस पर सर खपाया जा रहा था। इसके अलावा इसके करीब कुछ लोग और रिश्तेदार शामिल थे। गुरुनाथ को अचानक छाप लेने की ख्वाहिश और कोशिश नाकाम हो गई तो डॉक्टर विनोद के कत्ल से मुतल्लिक पहला प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया। चंद ही मिनटों में गुरुनाथ को पूरा देश मुबैना कातिल के तौर पर जान चुका था। स्यारू और दुरुस्त मिजाज डॉक्टर विनोद रत्ना अपार्टमेंट के एक लग्जरी अपार्टमेंट में था। मेडिकल की एक तालिबा अंजलि महत्ता को इसने अपार्टमेंट में दाश्ता के तौर पर रखा हुआ था। अंजलि से हासिल होने वाली जिस्मानी आसूदगी के बदले में वो अंजलि के तालीमी और दीगर अखराजात बर्दाश्त कर रहा था। अंजलि डॉक्टर विनोद की जिंदगी का एक पुरकैफ राज था। मौका मैसर आते ही वो हफ्ते में एक रात तो जरूर अंजलि के साथ गुजार लेता। ये भी एक ऐसी ही रात थी जो तेजी के साथ डल रही थी। अंजलि थक हार कर गहरी नींद में डूब चुकी थी। डॉक्टर मनोज की आंखों में नींद का शायबा तक ना था। दरअसल एक पुरकैफ रात के सुरूर को दोबाला करने के लिए डॉक्टर मनोज एक खास किस्म की ड्रग कलील मिकदार में लेता था, जिसके ज़िमनी असरात में एक नींद का उड़ जाना था। डॉक्टर मनोज कुछ देर अंजलि के पहलू में पड़ा कसमसाता रहा। अंजलि के हल्के हराटे इसकी तवा पर नागवार गुजर रहे थे। आखिरकार इसने बिस्तर छोड़ दिया। खूब बड़ी तोंद पर गाउन डालकर इसने किचन का रुख किया। नीम गर्म दूध में ड्राई फ्रूट ग्राइंड करके इसने मिल्क शेक का जग भरा और दरवाज़ा खोलकर बाहर टेरेस पर आ गया। नीम गर्म फिजा से यह बस्ता फिजा में आया तो ठिठर सा गया। जल्दी से इसने खुद साहता एनर्जी ड्रिंक का एक बड़ा सा घूंट लिया और रेलिंग से तोंद लटका कर खड़ा हो गया। नीचे धुंधलके में लिपटा नई दिल्ली हाबिदा साइज से अपने कदमों में बिछा नजर आ रहा था। अंजलि के सोने के बाद वो हमेशा ही टेरेस में आ जाता था। एनर्जी ड्रिंक से घूंट लेते हुए डॉक्टर मनोज की नजर नीचे पड़ी। रत्ना अपार्टमेंट की बाउंड्री वॉल रोशनियों से जगमगा रही थी। बाउंड्री वॉल के ऊपर नेजे की अनी जैसी हिफाजती ग्रिल थी। ग्रिल की तरफ देखते ही ना जाने कैसे इसके दिमाग में ये सवाल चकराया कि अगर कोई बुलंदी से इस ग्रिल पर गिर जाए तो उसका क्या बने। एक दफा वजूद में उठने वाली फरेरी सर्दी के सबब नहीं थी। दिमाग की स्क्रीन पर डॉक्टर विनोद की शबीह उभर आई। खुश्क लकड़ी के नेजों में पिरो कर वो कितना काबिल रहम महसूस हो रहा था। कितनी तकलीफ दे मौत नसीब हुई थी इसे। जहनी रो उस तरफ पलटी तो तबीयत खराब हो गई। इसने बेदिली से एनर्जी ड्रिंक खलक से उतारा और गैर इरादी तौर पर रेलिंग के पास से हट गया। अचानक इसे महसूस हुआ कि इसे निगाहों का धोखा हुआ है। टेरिस के इंतहाई कोने में नस्ब गीजर के अक्कम में एक तारीख साया सा निकलकर इसकी तरफ लपका था। जब डॉक्टर मनोज को एहसास होता ये निगाहों का धोखा नहीं है, साया इस पर झपट चुका था। खौफ के सबब डॉक्टर मनोज सुनसा हो गया। साये ने बर्क सी फुर्ती से इस पर जुगाई ली। अगले ही लम्हे डॉक्टर मनोज साये के कंधे पर था और फिर अगले ही पल खुली फिजा में हाथ पांव मार रहा था। एक तवील चीख के साथ लम्हाती सफर एहतमाम पजीर हुआ। बेपनाह दर्द तकलीफ के साथ डॉक्टर मनोज का दिमाग हमेशा के लिए तारीखियों में डूब गया। डॉक्टर मनोज की हिलाकत दिल्ली पुलिस के लिए एक दचके की मानी थी। कत्ल से ये ज्यादा हादसाती मौत मालूम होती थी, मगर डॉक्टर विनोद के कत्ल के पस मंजर इसे माल हादसा तस्लीम नहीं किया जा सकता था। खास तौर पर इस सूरत में कि टेरिस पर ही हिफाजती रेलिंग इतनी बुलंद थी कि इस पर चढ़कर छलांग लगाई जाए तो लगाई जा सकती थी, मगर हादसाती तौर पर इससे उलट कर नीचे गिरना नामुमकिन था। डॉक्टर मनोज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था कि कहीं नीचे गिरने के वक्त वो नशे में तो नहीं था। मुमकिन था कि नशे की ज्यादती के सबब वो रेलिंग पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया हो। डॉक्टर मनोज के साथी डॉक्टर्स और फैमिली जहां शदीद सदमे की कैफियत में थी, वहां शर्मिंदगी अमेज हैरत इन्हें घेरे में लिए हुए थी। डॉक्टर मनोज की जिंदगी का एक पुरकैफ राज अयां हो गया था। अंजलि पुलिस की तहवील में थी। इसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया था। इंस्पेक्टर राज के दिमाग में चूंटियां सी रिंग रही थी। डॉक्टर मनोज की हिफाजती रेलिंग पर पिरोई हुई लाश और डॉक्टर विनोद की खुश्क टहनियों पर पिरोई हुई लाश इसके दिमाग की स्क्रीन पर बार बार गड़बड़ हो रही थी। दोनों की मौत हालातों वाक़यात मुख्तलिफ होने के बावजूद एक ही जैसे बेहद तकलीफदेह अंदाज में हुई थी। इंस्पेक्टर राज का तजर्बा दिमाग में शोर बर्पा कर रहा था। एक ही अंदाज में उन दोनों की मौत के पीछे कोई है, कोई बहुत ही बड़ी वजह। यह तजर्बा कह रहा था कि डॉक्टर मनोज को भी कत्ल किया गया था। यह महज हादसा नहीं है। इसके साथ ही एक और सवाल सर उठा रहा था, क्या डॉक्टर मनोज को भी गुरुनाथ ने ही कत्ल किया था?
डॉक्टर विनोद के साथ गुरुनाथ की तो दिल चलनी कर लेने वाली पुरहाश थी। डॉक्टर मनोज के साथ पुरहाश की क्या वजह हो सकती है? ये भी ऐन मुमकिन था कि डॉक्टर मनोज और गुरुनाथ का जिंदगी में कभी सामना ही ना हुआ हो। इंस्पेक्टर राज ने सर को झटक कर गोया गुरुनाथ को डॉक्टर मनोज के कत्ल से बरी जिम्मा करार दे दिया। यकीनन ये कोई और सिलसिला था। कत्ल के अंदाज में यकीनन मुवासलत थी, शायद ये कोई रकावत का सिलसिला था। जो भी था, नतीजा जल्द ही सामने आने वाला था। असिस्टेंट नैना अंजलि महता के साथ सर खपा रही थी, जबकि इंस्पेक्टर विश सिंह रत्ना के अपार्टमेंट में मसरूफ तफ्तीश था। पहली रिपोर्ट नैना की तरफ से आई। अंजलि ने इतराफ किया था कि इसके अपने ही एक हम जमात तालिब इल्म के साथ भी ताल्लुकात थे। मानक नामी ये तालिब इल्म अपार्टमेंट में भी इससे मिलने आया करता था। अंजलि और मानक ने मुस्तकबिल के सुनहरी ख्वाब साथ ही देखे थे। मानक का ताल्लुक भी एक गरीब फैमिली से था। अंजलि ने इतराफ किया कि मानक न सिर्फ डॉक्टर मनोज के बारे में सब कुछ जानता है, बल्कि वो अक्सर औकात मानक की माली इमदाद भी किया करती है। यह जानकर इंस्पेक्टर राज ने कोई खास असर नहीं लिया। मानक को चपड़ी रोटियों की लत लग चुकी थी। रकाबत का शिकार होकर डॉक्टर मनोज को वो कत्ल नहीं कर सकता था, फिर भी उसे उठवाने के लिए इसने आर्डर जारी कर दिया। डॉक्टर मनोज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और क्राइम सीन की रिपोर्ट मौसूल हो गई थी कि इंस्पेक्टर वश सिंह की कॉल आ गई। दूसरी तरफ से इसे कामयाबी के एहसास से मुनव्वर आवाज उभरी। सर 8 घंटे में एक इलेक्ट्रिशियन हमा वक्त रत्ना अपार्टमेंट में किसी इमरजेंसी के लिए जरूर मौजूद होता है। डॉक्टर मनोज की हलाकत के वक्त जिस इलेक्ट्रिशियन की ड्यूटी थी वो ड्यूटी ऑफ होने से पहले ही गायब है। इंस्पेक्टर राज ने मुदाखलत की। इसका पता ठिकाना मालूम हुआ। यस सर, इसका पूरा रिकॉर्ड है। ओद चोपड़ा इसका नाम है और रिहाइश पास ही एक झोंपड़ी में है। इंस्पेक्टर राज हैजान ज़दा हुआ। तुम साथी अमले के साथ फौरन छापा मारा, मैं तुम्हारी अगली रिपोर्ट का मुंतजिर हूँ। मैं पहले ही निकल चुका हूँ सर, इसने मुस्तैदी से कहा। बहुत अच्छे। फोन छोड़कर इंस्पेक्टर राज पहले क्राइम सीन की रिपोर्ट पर जब था, यहाँ कामयाबी ही कामयाबी इसकी मुंतजिर थे। अपार्टमेंट में 3 मुख्तलिफ अफराद के फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे। 2 तो मुमकिन तौर पर डॉक्टर मनोज और अंजलि के थे, तीसरा मुमकिन तौर पर कातिल के हो सकते थे। सबसे अहम रिपोर्ट यह थी कि डॉक्टर मनोज के गाउन पर भी किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। इंस्पेक्टर राज तेजी से हरकत में आए। डेटाबेस यूनिट से मदद लेते हुए दरमियानी वक्फा में इसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर नजर डाली। इस रिपोर्ट में कुछ खास नहीं था, मासवाई ड्रग की मामूली मिकदार के। इंस्पेक्टर राज जानता था कि यह ड्रग किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। इसका इस्तेमाल आजकल आम सी बात होती जा रही है। मेज पर उंगलियों से तबला सा बजाते हुए इसकी नजरें फोन पर थी। वो सब इंस्पेक्टर वश सिंह की कॉल का मुंतजिर था। फोन से पहले डेटाबेस यूनिट की तरफ से फैक्स रिपोर्ट आ गई। फौरन ही एक अर्दली ने यह रिपोर्ट इसकी मेज पर लाकर रख दी। इंस्पेक्टर राज तेजी से 2 सफ़ों पर मुश्तमिल रिपोर्ट पर नजर डाल चुका था। फिंगरप्रिंट्स की शनाख्त हो गई थी। डॉक्टर मनोज और अंजलि के अलावा तीसरे फिंगरप्रिंट्स की भी शनाख्त हो गई थी। इन फिंगरप्रिंट्स के मालिक का नाम ओद चोपड़ा था। पेशे के लिहाज से वो इलेक्ट्रिशियन था। एड्रेस एक मॉडल झोंपड़ी का था। इंस्पेक्टर राज फोन पर जपटा, मगर इससे पहले ही सब इंस्पेक्टर वश की कॉल आ गई। सर, ओद चोपड़ा गायब है। वो अपनी खोली में अकेला ही रहता था। इंस्पेक्टर राज ने गहरा सांस लिया और बोला, डॉक्टर मनोज का कातिल ओद ही है। इसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो इसे। यह कहकर इसने फोन बंद कर दिया। दिलो दिमाग में खलबिली सी मची हुई थी। इसने ओद की फाइल फोटो पर नजर डाली। इस्तख्वानी चेहरा, उम्र 45, गैर शादीशुदा। ये पढ़ते हुए दिमाग में कुंदा सा लपका। ओद चोपड़ा और गुरुनाथ की शक्ल में कदरे मुशाहबत थी। उम्रें भी यकसा थी और वो दोनों तनहा जिंदगी गुजारते थे। यह महज इत्तेफाक था या फिर इसकी मुवासलत में कोई बेच छुपा हुआ था? इस सवाल का जवाब मुयस्सर नहीं था। इंस्पेक्टर राज ने मजीद मगज खारी का इरादा मुलतवी कर दिया। वो जहनी थकावट का शिकार हो रहा था और वो जानता था जहनी थकावट कारकर्दगी को बुरी तरह से मुतासिर करती है।